हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान विद्या क्लासेस में। आज से हम लोग पढ़ेंगे समिति के बारे में। आज हम लोग जानेंगे यशपाल समिति के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एनईपी के बारे में जाना था, जिसमें 1968 जो 3 तरह का होता है 1968, 1986 और 2020 एनईपी। अभी हम लोगों ने एनईपी 2020 नहीं पढ़ा है क्योंकि ये बड़ा है, तो इसे बाद में हम लोग विस्तार से जानेंगे। एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और यह एक समिति है। नीति और समिति में ये अंतर होता है कि नीति जो होती है एक पॉलिसी बनाई जाती है जो इसे देश में लागू किया जाता है, जो सरकार को रास्ता दिखाती है। और यह जो समिति है यह सरकार को सुझाव देती है, रास्ता दिखाती है। नीति सरकारी नियम या योजना पर लागू होता है, जिसे पूरा देश उसका अनुसरण करता है, उसको चलना पड़ता है। और ये सुझाव ये जो कमेटी बनती है, समिति बनती है, सिर्फ सुझाव देती है और सुझाव देने के बाद इसे खत्म कर दिया जाता है। डॉक्टर यशपाल समिति यह 2 तरह का है। 1993 में इन्होंने अपना एक समिति बनाया था और 2009 में। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1993 में जो इन्होंने समिति बनाई थी उसके बारे में। डॉक्टर यशपाल समिति, जिसका शीर्षक था बोझ रहित शिक्षा, इसे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे एमएचआरडी भी कहते हैं, ने स्कूली बच्चों पर बढ़ते बोझ के मुद्दे को जांच के लिए यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति को यशपाल समिति भी कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष यशपाल थे, इसलिए यशपाल समिति के भी नाम से जाना जाता है। 1992 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई। इस समिति ने देश भर के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे और समिति का बाद इस विचार करना था कि शिक्षा के जो सभी स्तर पर विद्यार्थी हैं, विशेषकर जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, उन पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले जो बोझ है उसे कैसे कम किया जाए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए। समिति ने देश भर में नवाचारों में लगे स्वैच्छिक संगठनों, पाठ्यक्रम बनाने वाले, पाठ्यक्रम लिखने वाले और निजी प्रकाशकों आदि से बातचीत की। इसके अलावा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे विभिन्न माध्यमों से संपर्क किया गया। प्राप्त मत, विचार, सुझाव आदि के आधार पर समिति ने 19 जुलाई 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने शिक्षा की तमाम मुश्किलों को जांच परख करते हुए लिखा कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज्यादा बुरा है न समझ पाने का बोझ। यह समिति प्रोफेसर यशपाल के नाम से जानी गई और इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, जिसे इंग्लिश में एजुकेशन विदाउट बर्डन के नाम से भी जाना जाता है। 1993 की यशपाल समिति का मुख्य ध्यान था स्कूली बच्चों पर से पढ़ाई के मानसिक और शारीरिक बोझ को कम करना, खासकर वैसे स्कूली बच्चे जो प्राइमरी लेवल में थे। इस समिति के रिपोर्ट का शीर्षक, जैसा कि पहले हम लोगों ने जाना था, बिना शिक्षा बिना बोझ के, या एजुकेशन विदाउट बर्डन या लर्निंग विदाउट बर्डन था, जिससे भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणालियों को जिसके द्वारा भारतीय स्कूल की शिक्षा में जो कमियां थी उसको उजागर करना था। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित एक व्यापक दस्तावेज था। इसका उद्देश्य छात्रों पर अत्यधिक शैक्षणिक भार की समस्या को समाधान करना था, जिसने भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली की कमियों को उजागर किया तथा शिक्षा के प्रति अधिक समग्र और बाल केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखा। इस समिति को भी भारत में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में 2 समितियां बनी, 2 कमेटी बनी गई। कमेटी, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में समिति भी कहते हैं, का गठन किया गया और इन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग था। एक तो प्राइमरी के लेवल और माध्यमिक लेवल का था और एक उच्च शिक्षा के लिए था। यह 2 बनी जो 2009 में बनी, उसका रिपोर्ट का शीर्षक था उच्च शिक्षा का नवीनीकरण और पुनर्जीवन। और 1993 में जो सबसे पहले बनी उसका था शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ का, लर्निंग विदाउट बर्डन या एजुकेशन विदाउट बर्डन, जिसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सभी स्तरों पर इसका कार्य था, सभी स्तरों पर स्कूली जो छात्र हैं, विशेष रूप से युवा छात्रों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के तरीके और साधनों पर सलाह देना, साथ ही आजीवन स्व शिक्षा और कौशल निर्माण की क्षमता का
सहित सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना था। यह सिफारिश 5 भागों में बांटी गई थी, जिसमें प्रस्तावना, शिक्षा की समस्या, समस्या की जड़ें, सिफारिश तथा परिशिष्टों में विभाजित थी। इसकी कुछ मुख्य सिफारिश हैं जो यह निम्नलिखित है, जिसे हम जानेंगे। पहला था व्यक्तिगत उपलब्धियों को पुरस्कृत करने वाले प्रतियोगिता जो होते हैं उसको हतोत्साहित करना, मतलब सिर्फ किसी एक बच्चे को ही प्रोत्साहित नहीं करना, बल्कि इस तरह की प्रतियोगिता किया जाए कि सभी बच्चे प्रोत्साहित हो और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। विद्यालय में सामूहिक गतिविधियों और सामूहिक उपलब्धि को प्रोत्साहित करना, मतलब सामूहिक रूप से सभी को प्रोत्साहित करना था, नहीं कि किसी एक सिंगल बच्चे को प्रोत्साहित करना था जिसे देखकर अन्य बच्चे हतोत्साहित हो कि हम नहीं कर सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों की तैयार करने वाली प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की बात इन्होंने की, जिससे कि इस कार्यक्रम में छात्रों की सहभागिता बढ़े। स्वैच्छिक संगठनों का पाठ्यक्रम निर्माण करने की प्रक्रिया में सहयोग देने की बात की। ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि यह अपने कार्य क्षेत्र में विद्यालयों के नियोजन एवं प्रशिक्षण का कार्य कर सके। विकेंद्रीकरण मतलब कि सिर्फ राष्ट्र के हाथ में शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं हो, बल्कि ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर, वहां के राज्य के संस्कृति और वहां की सभ्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो। इसकी और भी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। पाठ्यक्रम तैयार करने और पाठ्य पुस्तकों को लिखने की प्रक्रिया को भी विकेंद्रित कृत किया जाना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक शिक्षकों को शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि शिक्षक ही सही रूप से जान सकते हैं जो उस लेवल पे जुड़े हुए हैं कि किस तरह की पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकता है। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। सीबीएसई का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। अन्य सभी स्कूलों को संबंधित राज्य बोर्डों से भी इसे संबंधित किया जाना चाहिए। नर्सरी स्कूल खोलने तथा उनके संचालन को नियमित करने के लिए कानून तथा प्रशासनिक उपाय काम में लाना चाहिए तथा उस समय नर्सरी में दाखिला लेने के लिए साक्षात्कार होते थे, अभिभावकों का साक्षात्कार होता था, तो उन्होंने इसे खत्म करने और परीक्षा को समाप्त कर देने की बात की थी। व्यवसायीकरण से बचने के लिए निजी स्कूलों को मान्यता देने के मानदंडों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता है, इसकी बात इन्होंने की। नर्सरी कक्षा में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षण तथा साक्षात्कार का प्रचलन पर रोक लगाने की बात की। नर्सरी स्कूलों की मान्यता प्रदान करने की मापदंड इन्होंने निर्धारित किए जाने की बात की, मतलब कोई भी नर्सरी स्कूल बिना कोई मापदंड के नहीं खोल सकता है और कोई भी नहीं पढ़ाने लग सकता। हर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो नियम जो कानून बनाए गए उसके मापदंड पर अगर कोई स्कूल अगर कोई निर्धारित होता है अपना, तो ही उसे स्कूल चलाने की आज्ञा दी जानी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों विद्यालयों की मान्यता देने के लिए निर्धारित मापदंड को और अधिक कठोर बनाए जाने की बात की। पाठ्य पुस्तक को स्कूली संपत्ति बनाया जाए और इन पुस्तकों को बालक के विद्यालय में प्रयुक्त करें। गृह कार्य पाठ्य पुस्तक से ही दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को घर पर गृह कार्य के लिए बारी बारी से ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सबसे अच्छी बात इन्होंने यही बताई थी कि पाठ्य पुस्तक जो हो वो छात्रों को जबरदस्ती बाहर से बाजार से खरीदने के लिए नहीं प्रेरित किया जाना चाहिए, बल्कि स्कूल से ही उन्हें दिया जाना चाहिए और उसी से उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। अगर पाठ्य पुस्तक की कमी है तो बारी बारी से छात्रों को यह पुस्तक उपलब्ध करानी चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात उन्होंने 1:30 कर दिए जाने की बात की। बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों को अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने पर बात की। स्कूली बच्चों को स्कूल में भारी किताब ले जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सबसे मुख्य पॉइंट इसका यही था और इसीलिए इसका टॉपिक भी, इसका शीर्षक भी था लर्निंग विदाउट बर्डन। क्योंकि उस समय छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही भारी भारी बैग 40-40 केजी तक के किताब का बोझ लाद दिया जाता था, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता था, वे कुंठित हो जाते थे, उतना भारी बोझ वो नहीं पाते थे और न ही उतना उनका पढ़ाई हो पाता था। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गृह कार्य नहीं देने की उन्होंने बात की, सिर्फ खेल कूद के माध्यम से शिक्षा देने की बात की और उच्च कक्षाओं के लिए गृह कार्य और पाठ्य आधारित भी नहीं होना चाहिए। गृह कार्य ऐसा हो जो
उन्हें जोड़े, उन्हें प्रकृति से जोड़े, उन्हें समाज से जोड़े, इस तरह का ग्रीन कार्ड देना चाहिए था। शिक्षक छात्र अनुपात को 1:30 तक घटाया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अधिक उपयोग और इसमें शिक्षक प्रशिक्षण का सुधार के लिए कई कदम भी सुझाए गए थे। शिक्षकों को व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करने के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य कार्यकलापों को व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की जाने की बात की। कक्षा 10 तथा 12 के अंत में होने वाले सार्वजनिक परीक्षा में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के साथ क्विज प्रकार के प्रश्न तथा संकल्पना पर आधारित प्रश्नों का स्थान देना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में स्थानीय तथा बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान प्रदान करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक में प्रयोग की अधिक गुंजाइश होनी चाहिए तथा कक्षा 6 से 10 के सामाजिक विज्ञान में देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का स्थान प्रदान करने की बात की गई। इस तरह इनके जो प्रमुख सुझाव थे वो था होमवर्क पर प्रतिबंध, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के बच्चों को कोई गृह कार्य न दिए जाने की बात की तथा स्कूल के पाठ्य पुस्तक को स्कूल में ही सुरक्षित रखा जाए, बल्कि बच्चे उसे घर से न ले जाएं और न वापस वे घर लेके जाएं। वहीं पर शिक्षक उन्हें या शिक्षिकाएं उन्हें पढ़ाएं, वहीं पर होमवर्क क्लास वर्क करवाएं और उनकी छुट्टी हो। बस्ते का बोझ को कम करना, बच्चे को स्कूल का बैग का जो वजन था उस समय बहुत ज्यादा था, तो वजन को कम करने के लिए पाठ्य पुस्तक के स्वरूप और चयन की प्रक्रिया में बदलाव का सुझाव दिया गया। रटने की प्रथा का अंत, परीक्षाओं का प्रारूप ऐसा होने चाहिए जो रटने की क्षमता के बजाय बच्चों को वास्तविक समझ और वैचारिक स्पष्टता का मूल्यांकन करे। प्रतियोगिता की भावना पर भी उन्होंने रोक लगाई। उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जैसे रैंक या ग्रेड की अंधी दौड़ को खत्म करने की बात की। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब क्लास में नहीं करने की बात की तथा इसको बढ़ावा देने के बजाय सहयोगात्मक सीखने की प्राथमिकता पर जोर दी। शिक्षक छात्र अनुपात को, कक्षाओं में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिक्षक छात्र अनुपात जो टीचर पीपल रेशियो है उसको 1 से 30 तक सीमित करने की बात की ताकि शिक्षक हर बच्चे पर ध्यान दे सके। पाठ्य पुस्तक को सरलीकरण करने की बात की। स्कूल की किताबों को बोझिल और कठिन भाषा से मुक्त कर बच्चों के दैनिक जीवन और अनुभव से जोड़े जाने की बात की। समिति की रिपोर्ट का जो प्रमुख निष्कर्ष निम्न है, जिसमें ज्ञान बनाम सूचना है। जो समिति ने पाया कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों को ज्ञान देने के बजाय केवल सूचनाएं और उन्हें रटने पर केंद्रित है, जिससे बच्चे तनावग्रस्त रहते हैं और वे अच्छी तरह से पढ़ने में उनका मन नहीं लग पाता है। कठिन पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्तर पर भी विज्ञान और गणित जैसे विषयों को पाठ्यक्रम के जोड़ा गया था, जिससे बच्चों के मानसिक स्तर से बहुत अधिक कठिन था और असंगत था। इस समिति की सिफारिशों ने इन सबको हटाने की बात की और इस समिति की सिफारिशों ने आगे चलकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह बोझ रहित जो शिक्षा शीर्षक वाली समिति है, इसका रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की कार्यकारी समिति ने 2004 की अपनी बैठक में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को संशोधित करने का निर्णय लिया तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे एनसीईआरटी कहते हैं, द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे एनसीएफ की समीक्षा की जाएगी, ऐसा उन्होंने माना, जो पिछले 14 वर्ष से बिना किसी परिवर्तन का लागू था। यह संशोधन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बताया गया और अब तक जो एनसीएफ है उसमें 4 बार संशोधन हो चुका है, जिसमें 1975, 1988, 2000 और 2005 में हुआ है, जिसे प्रस्तावित नई समीक्षा जो 2005 था वो है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।